चलिए आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना। तो सबसे पहले है शब्द रचना। शब्द रचना में शब्द होता क्या है उसको देखेंगे। तो शब्द होता क्या है, तो वर्ण, इससे पहले पढ़े हैं ना वर्ण। तो वर्णों के सार्थक संघात को हम क्या कह रहे हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम, श्याम, गंगा आदि ऐसे ही बहुत सारे है ना जो नाम जिनका सार्थक अर्थ है, यानी कि वर्ण का क्या है वो समूह है। ठीक है, तो ऐसे संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और इन शब्दों का अब देखते हैं हम रूप। ठीक है, तो शब्द का रूप या बोल सकते हैं उसका प्रकार। तो सबसे पहला है अर्थ के आधार पर। ठीक है, चलिए तो अर्थ के आधार पर देखते हैं। अर्थ के आधार पर दो रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। तो सबसे पहले देखेंगे सार्थक शब्द होते क्या हैं। तो सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ सभी जगह एक हो, मतलब कि सभी जगह एक जैसा हो। जैसे कि रोटी है तो रोटी को सभी जगह रोटी ही बोलेंगे, पानी को सभी जगह पानी ही बोला जाएगा, है ना। ममता, ठंडा, तो ऐसे शब्द जो सभी जगह क्या हो, एक समान रहे, ऐसे शब्द को ही हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब कि निश्चित अर्थ वाला शब्द। चलिए अगला देखते हैं। इसी सार्थक शब्द का कितने हैं, 5 भेद है। ठीक है, तो 5 भेद सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला है रचना, व्युत्पत्ति, बनावट, निर्माण के आधार पर शब्द। मतलब कि रचना है, व्युत्पत्ति है, मतलब किसी न किसी से व्युत्पन्न हुआ है, बनावट, निर्माण, इन सभी के आधार पर शब्द को वर्गीकृत किया गया है। दूसरा किस पर वर्गीकृत किया गया है, उत्पत्ति, जन्म के आधार पर, उत्पत्ति या उसके जन्म के आधार पर शब्द को वर्गीकृत किया गया है। तीसरा है अर्थ के अनुसार, जिसको हम पढ़ रहे हैं, और यही दो है जो अर्थ के अनुसार हम पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो अर्थ के अनुसार शब्द के भेद हैं। चौथा है काव्य शास्त्री के आधार पर शब्द के भेद। तो काव्य शास्त्री के आधार पर शब्द के भेद। फिर पढ़ेंगे हम विकार, रूपांतरण, प्रयोग, विकार, रूपांतरण, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के भेद। मतलब इन 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से पहला भाग हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर। 2 देख लिए हैं, क्या क्या देखे हैं। तो सबसे पहला सार्थक शब्द। अब देखते हैं इस सार्थक शब्द के अंतर्गत ही, ठीक है, इन सभी को रखा जाता है। तो रचना, व्युत्पत्ति, बनावट या निर्माण। ठीक है, ये 4 नाम हैं, रचना है, व्युत्पत्ति है, बनावट है, निर्माण है, के आधार पर शब्द के भेद। तो इससे 3 प्रकार में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो पहला शब्द क्या है, तो रूढ़ शब्द है। दूसरा है योग रूढ़ शब्द। तीसरा है यौगिक शब्द। चलिए देखते हैं पहला रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है, वे शब्द जिनके खंड सार्थक ना हो। मतलब कि खंड मतलब ऐसे शब्द हैं जिनको तोड़ दिया जाए, मतलब अलग अलग कर दिया जाए, वर्णों में विभक्त कर दिया जाए, फिर उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, बोले है ना, अन्य वर्णों के मेल से बना हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, जिसमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में चावल, उदाहरण बहुत सारे हैं। पहला है चावल, तो चावल को हम जैसे अलग अलग वर्णों में तोड़ दिए हैं, चा प्लस व प्लस ल, तो ये क्या हो गया, निरर्थक हो गया है ना, अर्थविहीन हो गया है। तो चावल को हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे, लेकिन इसको अलग अलग तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, फिर है पानी। पानी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन पानी जो है वह बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे,
तो रूढ़ शब्द कहेंगे। वैसे ही नाक है, घर है, आंगन है, घोड़ा है, राम है, पुस्तक है, कमल है, कलम है, इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द क्या है? जो वे शब्द जो दो रूढ़ शब्द से मिलकर बने होते हैं तथा मूल सामान्य अर्थ को न प्रकट करते के किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते। मतलब कि इसको कहा जा सकता है कि ऐसे शब्द जो अपने मूल अर्थ को, है ना, मूल अर्थ से कोई तीसरा भिन्न अर्थ देता हो, ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है। बहुव्रीहि समास के समस्त, ठीक है, मतलब कि जो बहुव्रीहि समास है वो क्या है? एक प्रकार का रूढ़ शब्द है। ठीक है। इसके उदाहरण है, पहला उदाहरण है जलज। तो जलज मतलब होता है कमल, है ना। तो जलज को बोलते ही हमें किसकी आभास हो रही है? कमल की। तो कोई तीसरा विशेष अर्थ है, गजानंद है। गजानंद कहते ही हमें क्या आभास हो जाता है? भगवान गणेश की। पंकज है, पंकज कहते ही हमें क्या हो जाता है? तो कमल के फूल की एहसास होती है। द्विज मतलब हो जाता है ब्रह्मा। दशानन रावण, लंबोदर को गणेश जी, है ना। तो मतलब कि ये सभी शब्द क्या हैं? योग रूढ़ शब्द हैं, जो किसी तीसरे अर्थ को क्या किया हुआ है? धारण किया हुआ है। ठीक। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, योग रूढ़ शब्द। अगला है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द होता क्या है? जब कोई दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, अर्थ मूल शब्द के समान ही होता है। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि अब दो रूढ़ शब्द तो मिलते हैं, लेकिन क्या है, वो मिलकर ही अपना जो अर्थ है, मूल अर्थ है ना, वो कोई भिन्न अर्थ प्रदान नहीं करता जब उसको तोड़ दिया जाता है। मतलब अलग अलग रूढ़ शब्द में, तो जैसे कि अनाथालय है, तो अनाथ प्लस आलय में तोड़ दिया जाएगा दो रूढ़ शब्द में, तो क्या हो जाएगा? अनाथ प्लस आलय मतलब भी अनाथालय है, और अनाथालय बोलेंगे तब भी अनाथालय है ना। मतलब तोड़ दिया जाए तब भी अर्थ क्या रहेगा? वही रहेगा। विद्यालय है, विद्या प्लस आलय बोलो चाहे विद्यालय बोलो। पाठशाला है, पाठ प्लस शाला बोलो चाहे पाठशाला बोलो, एक ही अर्थ को धारण किया हुआ है। ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। ठीक है। चलिए, उपकार है, घुड़सवार है, चिड़ियाघर है। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। चलिए, अब है दूसरा है उत्पत्ति। उत्पत्ति या जन्म के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति और जन्म के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो चार प्रकार हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशज। ठीक है। और एक मूल शब्द होता है संकर शब्द। इसे अब हिंदी में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए हम चार प्रकार ही क्या करते हैं? पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पहला तत्सम शब्द को। तो तत्सम शब्द क्या है? जो तत् प्लस सम से मिलकर बना हुआ है। ठीक। जिसका अर्थ क्या है? उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि संस्कृत जैसे शब्द जो हिंदी में आ गए हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक है। जैसे कि तत्सम शब्द में बालक है, पुस्तक है, राज्य है, प्रजा है, माता पिता है, इन शब्दों को हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। लेकिन ये शब्द कैसे शब्द हैं? ये शब्द संस्कृत शब्द है। ठीक है। तो ऐसे शब्द को ही हम क्या कह रहे हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अगला है तद्भव शब्द। अगला क्या है? तो तद्भव शब्द है। अब तद्भव शब्द क्या है? तत् प्लस भव से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? संस्कृत से उत्पन्न शब्द। मतलब कि संस्कृत से क्या हुआ है? बना हुआ है। मतलब कि कुछ तोड़ जाड़ करके क्या कर दिया गया है? बनाया गया है, और हिंदी में क्या किया गया है? उसको शामिल कर लिया गया है। ऐसे शब्द को हम क्या कह रहे हैं? तद्भव शब्द कह रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हो गई उसकी परिभाषा। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे कि सिर है,
पैर है, नाक है, कान है, इन शब्दों को हम क्या कह रहे हैं? तद्भव शब्द कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? तो देश की सीमा में ही जन्मा हुआ शब्द, मतलब कि क्या है कि देश की भाषा है ना, जो संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब ऐसे ही सामान्य बोलचाल भाषा से क्या हो जाता है? उत्पन्न हो गया है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कह रहे हैं? देशज शब्द कह रहे हैं। जैसे कि भवानी, मुखिया, घरौंदा, मिट्टी, झोपड़ी, खिड़की, खर्राटा, धुआं, बादल, जगमग, झिलमिल, ये सभी शब्द क्या है? देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो देश की सीमा से बाहर, मतलब कि जैसे हमारे देश में बहुत सारे देश के लोग आकर चले गए, है ना, तो उनकी भाषा जो है वह हमारी भाषा में क्या हो गई है? शामिल हो गई है कुछ कुछ रूप में, है ना। तो उन शब्दों को हम क्या कह रहे हैं? विदेशी शब्द कह रहे हैं। इसको विदेशी या विदेशज या फिर इसी को आगत शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है ना, आचार है, चाय है, लीची है, रिक्शा है, लफंगा है, कैंची है, कालीन, चेचक, कुर्ता, कारतूस, इन सभी को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, ये जो चार पढ़े हैं, है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये अपने आप में क्या है? अलग अलग एक एक क्लास की वीडियो है। ठीक है, तो इनको हम अलग से भी देखेंगे। ठीक है, तत्सम तद्भव को। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी तो प्रकार पढ़ रहे हैं केवल शब्द के। चलिए अब पढ़ते हैं अर्थ के अनुसार शब्द के भेद। ठीक है, तो अर्थ के अनुसार जो शब्द का भेद है वो कैसा है? पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, समोच्चारित शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। तो ये चार बेसिक अर्थ के प्रकार हैं। ठीक है, देखिए पूछेगा तो दो। ठीक है, अर्थ के अनुसार अगर शब्द जो है सार्थक अर्थ और निरर्थक अर्थ होता है। ठीक है, लेकिन एक और होता है अर्थ के सार्थक अर्थ के अंतर्गत बोला जाए, सार्थक अर्थ के अंतर्गत अर्थ के अनुसार शब्द के भेद। तो सार्थक अर्थ के अंतर्गत में ये चार और मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसी में चौथा है काव्यशास्त्री शब्द। काव्यशास्त्री शब्द, काव्यशास्त्री शब्द क्या है? तो सबसे पहला है शब्द का अभिधा रूप। ठीक है, दूसरा क्या है? शब्द का लक्षणारूप। तीसरा है शब्द का व्यंजना रूप। ठीक है, ये काव्यशास्त्री के तीन भेद होते हैं। कितने? तीन भेद। पहला क्या था? अभिधा रूप में, दूसरा लक्षणा और तीसरा जो है वह व्यंजना रूप में। चलिए इसको भी डील करते हैं। तो सबसे पहला है शब्द का अभिधा रूप। शब्द का अभिधा रूप क्या कहता है कि जहाँ किसी शब्द का सीधा सीधा, मतलब कि जैसे किसी को बोल रहे हैं तो हम सीधा सीधा, है ना, मतलब किसी से भी तुलना नहीं कर रहे हैं, ना उसका हम लोग तिरस्कार करते हुए बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब उसका तिरस्कार भी नहीं कर रहे हैं, केवल सिंपल सा ही हम क्या कर रहे हैं? उससे बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? शब्द का अभिधा रूप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम कक्षा का एक अच्छा लड़का है, तो हमने सीधा सीधा बोल दिया कि राम कक्षा का अच्छा लड़का है ना। मोहन कक्षा का होशियार लड़का है, तो क्या हो गया? सीधा सीधा बोल रहे हैं ना। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं बोलचाल में, है ना। जैसे कि और कोई भी ले सकते हैं कि रिया रोज स्कूल आती है ना। तो ये क्या हो गया? शब्द का हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पर सीधा सीधा प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि राम कक्षा का अच्छा लड़का है, बता रहे हैं कि अच्छा लड़का है ना। तो सीधा सीधा शब्द का प्रयोग कर दिए। तो ऐसे शब्द को हम क्या कह रहे हैं? अभिधा शब्द का अभिधा रूप कह रहे हैं। किस पर लगा है? किस शब्द पर? तो अच्छा है, होशियार है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है शब्द का लक्षणारूप। मतलब कि यहाँ से प्रतीत हो रहा है कि किसी न किसी का लक्षण दिखेगा। तो किसी न किसी का लक्षण दिखेगा, तो देखिए परिभाषा भी बोल रही है कि जहाँ किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में किसी दूसरे शब्द का लक्षण ला दिया, मतलब कि किसी दूसरे शब्द को ला दिया जा रहा है। जैसे राम को ही
राम कक्षा का क्या बोल रहे हैं, शंकराचार्य, मतलब कि शंकराचार्य ही क्या है, लक्षणा रूप के रूप में प्रयुक्त है। हम राम को किससे तुलना कर रहे हैं, महान शंकराचार्य है ना, मतलब विद्वान शंकराचार्य से हम क्या कर रहे हैं, राम की तुलना कर रहे हैं। मतलब कि राम क्या है, कक्षा का एक लड़का है जिसकी तुलना हम क्या किससे कर रहे हैं, शंकराचार्य से कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा है, मोहन स्कूल का महात्मा गांधी, मतलब मोहन अगर सरल स्वभाव से है स्कूल में तो हमने उसको क्या बोल दिया कि मोहन स्कूल का महात्मा गांधी, मतलब कि उसकी तुलना हमने किससे कर दी, महात्मा गांधी जी से। तो क्या हो गया यहाँ पास, जो महात्मा गांधी जी से तुलना किया है ना, तो ये क्या हो गया, शब्द का लक्षणा रूप को प्रतीत कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला है शब्द का व्यंजना रूप। शब्द का व्यंजना रूप क्या है, तो जहाँ किसी शब्द का व्यंग्यात्मक रूप प्रयुक्त हो। व्यंग्य मतलब कि तिरस्कार कर रहे हैं, मतलब कि किसी को ठेस पहुँचाने जैसे बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वहाँ पर शब्द का हम व्यंजना रूप का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम बोल दिए कि राम गोबर गणेश है ना, मतलब कि राम को हमने ऐसा समझ लिया कि वो गोबर गणेश है, तुच्छ है। ठीक है, जैसे कि सुबह 8 बज गए। अब देखो ऐसे शब्द बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, है ना, और इसी पर सभी फंस जाते हैं। यहाँ पास जो सुबह के 8 बजने की बात हो रही है, इस पर क्या लग रहा है, व्यंजना रूप लग रहा है। 8 बजने, सुबह के 8 बज गए, तो भिन्नार्थक कैसे हुआ, सुबह के तो सिंपल 8 बजे हैं। तो देखो ये किसके लिए प्रयुक्त कर रहे हैं ये तो नहीं पता, है ना। अगर यहाँ पर बोलते कि मोहन स्कूल जा रहा है तो सुबह के 8 बज गए, तो मोहन के लिए ही प्रयुक्त होता, लेकिन यहाँ पर तो किसी का लिए जिक्र हुआ नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक तो बच्चे के लिए भी हो सकता है कि वो स्कूल जाने वाला है और बोल रहे हैं कि सुबह के 8 बज गए, या फिर कोई व्यक्ति होगा जो काम पर गया हो और सुबह के 8 बजे उसको छुट्टी मिल रही है, तब बोल रहे हैं कि सुबह के 8 बज गए, तो वो क्या हो गया, उसके घर जाने के सेंस में यूज हो गया, है ना। या फिर किसी और अन्य अर्थ पर बोल रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या है, जो सुबह के 8 बज गए हैं ये भिन्नार्थक हो गया है ना। किसी के जाने के लिए भी प्रयुक्त है, किसी के आने के लिए भी प्रयुक्त है ना। तो ये क्या हो गया, भिन्नार्थक। तो भिन्नार्थक शब्द भी किसके अंतर्गत आते हैं, शब्द के व्यंजना रूप के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रयोग या विकार के आधार पर। देखो प्रयोग या विकार, है ना, मतलब कि ऐसा, अब 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुरुष, है ना, पुल्लिंग, तो दोनों के रूप में क्या हो रहा है, जो शब्द है उसको प्रयुक्त कर रहे हैं, तो लड़के के लिए अलग, लड़की के लिए अलग अलग प्रयुक्त करेंगे। तो ऐसे में क्या बोल रहा है कि विकारी शब्द है और अविकारी शब्द है। तो विकारी शब्द क्या है, जो परिवर्तन होते रहता है, और अविकारी शब्द क्या है कि एक स्थिर है ना, मतलब कि ऐसा कोई शब्द ले लिया जाए जो लड़के के लिए भी उसी रूप में रहे और लड़की के लिए भी उसी रूप में क्या हो, वो प्रयुक्त हो। तो चलिए देखते हैं कि विकारी शब्द होता क्या है। तो जैसे कि विकारी शब्द है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द लिंग वचन कारक के कारण मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऐसे शब्द जो लिंग वचन और कारक से प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। अब इसे पहचानेंगे कैसे, तो देखो विकारी शब्द हमेशा 4 रूप में रहता है। एक तो संज्ञा हो सकता है वो, या सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, या फिर क्रिया हो सकता है। मतलब कि ये 4 ही हैं जो विकारी शब्द है। ठीक, तो सबसे पहला क्या है, जैसे कि लड़का है, लड़की, लड़का लड़की, माता पिता, भाई बहन, भगवान शैतान, इन सभी को हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे, क्योंकि संज्ञा है ना। चलिए आगे देखते हैं अविकारी शब्द। देखिए अभी वाक्य पढ़ेंगे तब हमें क्या हो जाएगा, ये अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, ये सभी डाउट जो है वह क्लियर हो जाएंगे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, सबका एक एक अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा
तो क्या हो जाएगा, सब जो है वह एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं, जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते, मतलब कि लिंग वचन और कारक से ये प्रभावित नहीं होते, है ना। जैसे कि क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, या विस्मय आदि बोधक है। क्रिया विशेषण आज, कल, मैं, पर, और, परंतु, आहा, है ना, हे, हो, अरे, ये सभी क्या है ना, संबंध बोधक, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक, इन सभी को हम क्या कह रहे हैं, अविकारी शब्द कह रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया शब्द के पूरे प्रकार। ठीक है, तो शब्द के हमने कितने प्रकार देख लिए, तो सबसे पहले हमने देखा था, चलिए इसको देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा है शब्द। शब्द के अर्थ के आधार पर हमने देखे हैं दो। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले तो हमने देखा है सार्थक शब्द। ठीक है, और इन्हीं सार्थक शब्दों के अंतर्गत हमने कितने और देख लिए, तो सार्थक शब्द के अंतर्गत हमने क्या देख लिया, 5 और प्रकार देख लिए, है ना। हमने निरर्थक शब्द नहीं पढ़ा। निरर्थक शब्द पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द में थोड़ा सा ही अंतर है। निरर्थक शब्द यहीं पर समझा देता हूँ क्या है, कि जैसे कि हम कोई ऐसे वर्ड को बोलते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे कि हम रोटी के साथ रोटी सोटी बोल देते हैं, है ना। तो रोटी तो ठीक है, लेकिन हमने बोला एक और सोटी, तो ये सोटी है क्या, मतलब ये क्या है, निरर्थक शब्द है, मतलब जिसका अर्थ ही नहीं है। ऐसे शब्द पानी वानी बोलते हैं, तो पानी तो ठीक है, लेकिन वानी क्या है, तो ऐसे शब्द क्या हो गए, निरर्थक शब्द हो गए। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ ही मालूम नहीं है, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। बस चलिए, यहाँ से शब्द रचना का ये सेशन समाप्त होता है। अगला हम देखेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द को देखेंगे और उनके ट्रिक को देखेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी हम कैसे पहचान जाएं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमारा सेशन जो है वह समाप्त हो गया।